हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने अभी तक ये सीखा अकाउंट्स में, चाहे वो 11th के अकाउंट्स हो या 12th के अकाउंटेंसी हो, उसमें हमने ये सीखा कि अकाउंट को लिखा कैसे जाता है। कि अकाउंट को जैसे हम प्लस मैथमेटिक्स में हम प्लस और माइनस लिखते हैं, उसी प्रकार से अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में अकाउंट्स को लिखा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। चाहे वो एक सिंगल छोटे से राशन की दुकान हो, मेडिसिन की दुकान हो, ठीक है, या कोचिंग सेंटर हो, ठीक है। मतलब जो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, है ना, जो खुद अपना नफा नुकसान, ठीक है, जो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे कंपनी लेवल का हो, चाहे पार्टनरशिप हो, है ना, तो हर कोई क्या करता है, एक अकाउंटेंट रखता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है, एक कॉमर्स के नॉलेजेबल जो अकाउंटेंट रखते हैं, जो कि बिजनेस का सही हिसाब किताब रख सके। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि हर कोई ये जानना चाहता है बिजनेसमैन कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाते हैं। तो उसके लिए क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, उसमें कितने आते हैं, 3 अकाउंट आता है। पहला कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कंपनी में इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट। और जो कंपनी होता है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनते हैं। तो ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। और तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चाहे आप 11th के अकाउंट पर हैं या 12th की, चाहे आप क्या करें, चाहे आप 11th की अकाउंट, 12th की अकाउंट, ठीक है, मतलब चाहे 11th के अकाउंट, चाहे 12th के अकाउंट, चाहे आप बीकॉम करें, बीकॉम में पास और ऑनर्स होते हैं, दोनों होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद सीए स्टडी करते हैं, सीएमए करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। तो ये सारे कॉमर्स के फील्ड वाली इतने टाइप के कोर्स करते हैं, और किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट, एज ए सीए, एज ए सीएस वर्किंग करते हैं। तो मेरा आज कहने का मतलब ये है कि आप सभी बच्चे बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप सभी एक बेसिक चीज बता रहा हूँ जो कि कॉमर्स लिए हो, तो इस टाइप से आपको इन इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप टॉपिक कर रहे हैं कि 11th के अकाउंट, 12th के अकाउंट, बीकॉम, सीए, सीएमएस, सीएस और भी कई सारे होते हैं जो कि ये अकाउंटेंसी आपको स्टडी करना पड़ता है। जब आप 11 12 में जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको अकाउंट को कैसे लिखा जाता है, अकाउंट क्या होता है, किस लिए होता है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, लिमिटेशन क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये सारी चीज हम कब पढ़ते हैं, 11th क्लास में, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, रेक्टिफिकेशन में अगर कोई गलती हो जाए ठीक कैसे करते हैं हम, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज क्या कहाँ सीखते हैं हम जब 11th क्लास में आफ्टर 10th के बाद हम एडमिशन लेते हैं। जब 12th में आते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम पार्टनरशिप के अकाउंट पढ़ते हैं। क्या, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। तो 12th में आते हैं तो हम पार्टनरशिप और क्या सीखते हैं, कंपनी, कंपनी जहाँ पे हम शेयर की बात करते हैं। तो 12th में हम 3 किताबें होती हैं, हम पार्टनरशिप के बारे में, मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, कंपनी के बारे में, शेयर डिवेंचर क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। और 12th में जो मोस्टली हम सिखाया जाता है, जो पहला भाग है उसमें मोस्टली ये बताया जाता है कि बंटवारा कैसे करना है, किसका, प्रॉफिट का। हमने यही स्टडी किया था। 12th की बात करें तो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है इसका बंटवारा कैसे किया जाए, मतलब लाभ, लाभ का बंटवारा, है ना, किन के बीच में,
मैं कहता हूँ मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर बी पार्टनर है, मिस्टर सी पार्टनर है, तो इनके बीच में एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट मान के चलो 3:2:1 है, तो इनका प्रॉफिट मान के चलो इन्होंने कितने कमाए, 6 लाख रुपये। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं कहता हूँ ए को 3 लाख रुपये मिलेगा, इसको 2 लाख रुपये मिलेगा, बी को और सी को 1 लाख। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारी चीज लिखा जाता है, राइट किया जाता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये बताया जाता है कि प्रकार को राइट किया जाता है, मतलब 3:1 की रेशियो में किया जाता है। तो ठीक है, मैं कहता हूं कि इनकी रेशियो के आपस में 3:1, मतलब 3 पार्टनर हैं जिनके पीएसआर रेशियो प्रोफेशनल रेशियो क्या है 3:1। तो 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए पार्टनर क्या करेगा, अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। तो इनकी जो एज पर एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कहा गया है कि एग्रीमेंट में भी ओरल और में भी रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इनकी रेशियो है 3:1, उसके ब्याह पे करते हैं। तो पार्टनरशिप में ये सीखा जाता है। बाकी इसमें पार्ट वन और पार्ट 2, ठीक है। फिर बात आती है इसमें कंपनी की बात, क्या आती है, कंपनी। इसमें हम क्या सीखते हैं, शेयर, है ना, कि शेयर इशू किया जाता है जब कंपनी को क्या होता है, जब उनको कैपिटल की जरूरत होती है। 11वीं क्लास में क्या होता है, ओनली मालिक पैसा लगाता है, चाहे कैश के फॉर्म में चाहे अपने एसेट के फॉर्म में। कंपनी में क्या होता है, कंपनी क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो बिजनेस की और मालिक क्या होता है, अलग अलग। तो कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे अधिक मात्रा में कैपिटल की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिपेंड करता है कंपनी किस प्रकार से शेयर इशू करती है। तो शेयर इशू करना सीखते हैं। उसके बाद डिवेंचर भी इशू करना सीखते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी में क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। तो 12th क्लास में हम पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में, शेयर क्या होते हैं, कैसे इश्यू किया जाता है, रिजेक्शन, ठीक है। शेयर इशू कितने तरह से किया जाता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जब शेयर को इशू किया जाता है, इशू कैसे करते हैं, एट पार, ठीक है, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे जब शेयर कम ही इशू किया जाता है, पहले किया जाता था। एट पार का मतलब क्या होता है, 100 वाला शेयर 100 में, एट प्रीमियम मतलब 100 वाला शेयर 110 में, डिस्काउंट में क्या 100 वाला शेयर 90 में। सेम इसी प्रकार ये जो शेयर इशू किया जाता है, क्या शेयर इशू किया जाता है, ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं, डिस्काउंट भी हम, डिवेंचर भी हम इशू करते हैं, डिवेंचर। शेयर से क्या होता है, कंपनी में मालिकाना हक मिलता है, ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, डिविडेंड, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। डिवेंचर भी क्या होता है, कंपनी कर्जा लेता है, ऋण, उसके बाद क्या एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें लिखा है आपका परसेंटेज डिवेंचर 10% पर एज पर कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं, शेयर इशू करने की पॉलिसी होता है, ठीक है। कंपनी शेयर कैसे इशू करता है, जो सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, प्राइवेट कंपनी को नहीं होता, ठीक है। तो कंपनी के कई टाइप से कंपनियां शेयर इशू कर सकती है और कई टाइप की कंपनी होती है। तो हम नॉर्मल एक बेसिक व्यू ले रहे हैं, ठीक है। 11th में आपने प्रोप्राइटरशिप के बारे में सीखा, 12th में आपने पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में हमने अकाउंट सीखा। जब हम बीकॉम पे आते हैं, बीकॉम में यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, क्या कि बीकॉम में 12th में पार्टनरशिप की बात करें हम, तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं। क्या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं। मतलब रेशियो से कोई किसी बड़े चीज को क्या होते हैं, हम कितना करना चाहिए उसके बारे में अंदाजा लग जाता है। रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट रेशियो क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है ना, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है ना, ये सारी चीज सीखा था हमने, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, तो सारे अकाउंटिंग रेशियो सारे 12th में किए जाते हैं। जब बीकॉम में आते हैं हम, तो इसमें भी हम क्या सीखते हैं, कंपनी के बारे में सीखते हैं, ब्रांच अकाउंट, डेटा सिस्टम, ठीक है, कैश मैनेजमेंट,
बीकॉम में फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में करते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं और इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज एक अकाउंटेंट जो करता है, अकाउंटिंग करता है या सीए करता है, उनको ये सब सभी अकाउंट्स की बात मतलब सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज ए अकाउंटेंट, क्या एज ए अकाउंटेंट आप करते हैं, जब क्या करते हैं आप बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, किस फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, डी और क्रेडिट। मैंने कहा था कि अकाउंट को क्या होता है, अकाउंट को हम टी फॉर्म में लिखते हैं ना, क्या कैसे लिखते हैं हम, टी फॉर्म में। एक साइड डेबिट होता है, दूसरी साइड क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। फिर लास्ट में हम टोटलिंग करते हैं, मे बी प्रॉफिट और लॉस। तो अकाउंटेंट को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, अगर आप अच्छी से खासी, हमारे कॉमर्स लाइन में क्या होता है अकाउंटेंसी में, कोई 20,000 रुपये महीना भी कमाता है, कोई लाख रुपये महीना भी कमाता है, कोई 2 लाख भी कमाता है। मतलब जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आपको अर्निंग होगा। क्यों, अकाउंट क्या है, प्रैक्टिकल है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। मैं बुक्स की बात करूँ, ये जितने भी मैंने आपको बताया 11th 12th बीकॉम सीए में, ये बुक्स की जो नॉलेज होती है, आपको रियल लाइफ में जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको 70% जो है आपका बुक्स की नॉलेज काम आती है और 30% जो होता है आपका जब आप प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ में करते हैं रियल लाइफ में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा तो जाएगा डेबिट क्रेडिट में, लिखना तो यही है डेबिट और क्रेडिट, बट इनके अकॉर्डिंग टू बिजनेस हमें एंट्री करने होते हैं। रियल लाइफ में आके बात करें कि हम किताबों में पढ़ते हैं इनके लिखने के तरीके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गो आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम अगेंस्ट। तो इनसे तो लिख तो लेते हैं अकॉर्डिंग टू, इसके साथ क्या हमें लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटेंसी जो है आपको लिखना सिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज बिजनेस लॉ का होना चाहिए। क्योंकि अकाउंट प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी है। आप 11th में आप अकाउंट भी पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो अकाउंट की बात करें तो हमें आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, बिजनेस का भी। इसके साथ साथ में क्या होनी चाहिए आपके पास, पहला आपके पास अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो ये आपको बताया, ये आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं। दूसरा आपके पास बिजनेस के टाइप का, किस टाइप से आप बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा कि आपका लॉ का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ। चौथा आपका जो सरकारी रूल है, क्या गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना, मतलब जो सरकार ये लगाते हैं, क्या अभी की बात करें जीएसटी, है ना, सेल टैक्स, इनकी जगह क्या है जीएसटी। तो सरकार के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। पांचवा आईटीडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1961 1962। छठा कंपनी एक्ट, आप कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको कंपनी एक्ट 1956 और अभी का जो आया है 2013। तो इनका भी आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए इन सब चीजों का अकाउंटेंसी में आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों, किताब लिखना है बट लिमिट के हिसाब से, लिमिटेशन, तो इन सब के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जीएसटी का रूल क्या होता है, इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, कितना आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना आप बैंक के थ्रू करेंगे, स्टाफ को सैलरी देना है, टीडीएस काटना है, ठीक है। तो इन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से मैं बात करूं टीडीएस और टीसीएस। तो रियल लाइफ में इन सब का यूज पता आपको होना चाहिए एज ए अकाउंटेंट या सीए, ठीक है। सीए को तो पता होता है, अकाउंटेंट में आप स्टार्टिंग जब करते हैं तो आपको इन सब चीजों का फॉलो आपको करना चाहिए, क्योंकि
अकाउंटेंट एक अच्छा सीनियर अकाउंटेंट आप तभी बनेंगे जब आपको अकाउंटेंसी बुक के साथ साथ आपको ऑडिट की नॉलेज, ठीक है, बिजनेस लॉ की नॉलेज, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स की नॉलेज, सरकार की पॉलिसी हर महीने हर एक साल चेंज होता रहता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंपनी लॉ, इन सब के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिकल में रहना है, प्रैक्टिस करना है, आपको एज ए अकाउंटेंट आपको कंटिन्यू अपडेट रहना है। तो अगर आप तभी आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एक सिंपल सी आप 20,000 से नॉर्मल आप 1,80,000 एबव भी आप कमा सकते हैं एज अकाउंटेंट। तो आपको प्रैक्टिस में रहना है। कब? जब आप अकाउंटेंट, टीडीएस, जीएसटी, टीसीएस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल, इनके जो इनकम टैक्स हमारे सोर्स ऑफ इनकम 6 होते हैं, है ना, सैलरी पर्सन आईटीआर कैसे भरा जाएगा, बिजनेसमैन का आईटीआर कैसे, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में क्या करेंगे आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्लस जीएसटी प्लस टीडीएस प्लस जीएसटी के हिसाब से आपका सेल्स मैच होना चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ आपको क्या एक आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं कि आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें सबसे जो पहला होता है टेली प्राइम आया, ठीक है, ईआरपी। दूसरा होता है बीजी, ठीक है, और भी होते हैं, मार्क भी हैं, सेफ हैं, तो सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है आप हाथ से कितने एंट्री करेंगे, बिजनेस में डेली हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, इन सभी की एंट्री करने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर के नॉलेज को होना बहुत ही जरूरी है। ये अकाउंटेंसी को स्मूथ और जल्दी, ये ऑटोमेटिक आपको क्या, जब आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ऑटोमेटिक आपके एक जन एंट्री करते हैं आपको सारा बना के देगा। तो आपको टेली, बीजी, मार्क और होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो टेली और बीजी है, अब तो सेफ भी है, ठीक है। तो आपको नहीं खुद कम कम टेली, प्राइम और बीजी का नॉलेज होना चाहिए। साथ में इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और इसमें एक्सेल, क्योंकि आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हमारा अकाउंटिंग ईयर की एक और होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अप्रैल में स्टार्ट होता है और 31 मार्च के हम बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हर एक साल यही चलता रहता है, हमारे इंडिया में यही कल्चर फॉलो किया जाता है। तो आपको सॉफ्टवेयर, आपको अकाउंटिंग अच्छी आती है, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, प्लस कंप्यूटर का बेसिक, और साथ में आपको एक्सेल, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, इसी पे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी में टेली आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक्सेल पे उसको प्रिंट निकालेंगे। तो इन सब की चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एडवांस एक्सेल, वी लुकअप क्या होता है, ठीक है, बेसिक अकाउंट एक्सेल आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप प्रोप्राइटरशिप के बुक्स अकाउंट मेंटेन कीजिए, चाहे कंपनी कीजिए, तो उनके जो लॉ होते हैं वो सारे चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हमेशा अप टू डेट रहना है करंट पीरियड के साथ, क्योंकि हर एक साल सरकार का बजट आता है, आईटीआर की जो स्लेब रेट है वो कम होता जाता रहता है, ठीक है। पहले था 5 लाख तक, पहले था 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 7 लाख तक, ठीक है। 87A में रिबेट मिल जाता है, 80C में 1.5 लाख तक डिडक्शन होनी है। तो आपको इन सब के बारे में एज अच्छा अकाउंटेंट बनना है, तो इन सब चीज़ों का आपको पास ध्यान, नॉलेज रहना चाहिए और प्रैक्टिस में रहना है। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी, तो अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं पे भी काम करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे, अच्छे तरीके से करोगे। एक चीज ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में हमेशा जितनी प्रैक्टिस है उतना आपको बेटर बनाएगा, जितनी आप वर्किंग करेंगे उतना पैसा। अभी भले ही जब आर्टिकलशिप करते हैं स्टूडेंट, तो उनको 2,000, 2,500, 3,000 जो भी मार्केट में मिलते हैं वो सीखने में, आप उस पर ध्यान मत दो, आप काम पे ध्यान दो। यदि आप स्टडी करेंगे, आगे जाएंगे तो काफी अच्छा से अर्निंग करेंगे। लेकिन हाँ, आपको कहीं भी बता रहा हूँ, काम करने के पैसे मिलते हैं, आप स्ट्रगल करो, क्योंकि हमारा अकाउंट क्या है,
याद करने वाली बात है नहीं, प्रैक्टिस है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप स्टडी करें, ठीक है। तो एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए इन सब चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में, पता होनी चाहिए, जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, टीडीएस टीसीएस क्या होते हैं, आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये बताया कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए 11-12, ठीक है, बीकॉम सीए, ठीक है। 11-12 बीकॉम में आप करते हैं, उसके बाद सीपीटी वगैरह रहती है, सीए के लिए किया जाता है। तो मार्केट में आप कंटिन्यू एफर्ट लगाइए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आज की डेट में ऑनलाइन का काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जिसे ई कॉमर्स अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स अकाउंटिंग। ये कैसे होता है? ये ऑनलाइन होता है। क्या? ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे मैं बोलूँ शॉर्टकट में फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, बिग बास्केट, है ना। हम टिकट भी बुकिंग कराते हैं, ये आईआरसीटी, ये ई कॉमर्स है। स्विगी, जोमेटो, ये सारे क्या है? ई कॉमर्स है। तो मैं एक नाम लिया, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो, अमेजन, बिजनेस, उड़ान, ये सारे क्या है? ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इन पे क्या होता है? ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच, तो इनका भी क्या अकाउंटिंग किया जाता है। तो अभी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक कोविड के बाद जो चले हैं, सबसे ज़्यादा जो बिजनेस ग्रोथ हुआ वो ई कॉमर्स का हुआ है। मतलब घर बैठे आपके सामान आ जाए, तो इनका भी अकाउंटेंसी आपको करना चाहिए। बहुत ई कॉमर्स अकाउंटिंग नया एक है, तो आपको बहुत कुछ एफर्ट मिलेगा। मैं ई कॉमर्स अकाउंटिंग ही करता हूँ, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट, मीशो, बिजनेस, इन सब का आपको ई कॉमर्स के बारे में अकाउंटिंग काफ़ी ही ट्रेंड है। अगर इनके पे आप एफर्ट लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत ही नया है। इस पे जीएसटी में टीसीएस करता है ई कॉमर्स पे, है ना। आपको इस पे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ना ही पड़ना है, चाहे आप कहीं भी बिजनेस करें ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो ई कॉमर्स अकाउंटिंग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो इनकी हम बात कर रहे थे कि अच्छा अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस बात से बिजनेस हम करते हैं। अब है कि अकाउंटेंसी की जब बात आती है, तो ये सारे क्या है? कॉमर्स इंडस्ट्री के क्या निकालते हैं हम? प्रॉफिट और लॉस। ये किस लिए करते हैं? ताकि बिजनेस का क्या हो? प्रॉफिट लॉस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना एक्सपेंस हुआ, लास्ट ईयर कितना बिजनेस किया था, इस साल कितना बिजनेस किया। तो सारे ये चीजें आपके पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्या करते हैं हम? जब बिजनेस करते हैं तो हम जब बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस, बिजनेस दो चीजें करते हैं, ये तो गुड्स या फिर सर्विस। पहले भी बताया था सर्विस, ये तो वस्तु और सेवा। इसी सरकार ने क्या लगा दिया? टैक्स। क्योंकि भैया जिस देश में आप रहते हैं, बिजनेस अर्न करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, वहाँ का रोड यूज करते हैं, सारे सर्विसेज लेते हैं, तो भैया उस देश में रह के आप ईमानदारी से टैक्स पे करो, क्योंकि तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा, है ना। एक सरकार को एक रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको हर किसी को टैक्स पेमेंट करनी चाहिए। सरकार कुछ इनकम तक डिडक्शन भी देते हैं, है ना, छूट भी देते हैं। तो अच्छा बिजनेस करो, आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अकाउंट्स में सब बिजनेस प्रॉफिट और लॉस के लिए करते हैं। कहीं कहीं पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, क्या? एनपीओ, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका भी अकाउंट बनता है, जिसे हम बताते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होते हैं। ये सारी चीज बीकॉम में पढ़े थे, सिंगल एंट्री सिस्टम 11th में स्टडी किए थे, ठीक है। तो मोस्टली जो होते हैं बिजनेस हम प्रॉफिट कमाना होता है। कहीं कहीं पे भी उनका जो मंदिर होते हैं, स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, उनका मोटिव क्या होता है? कि समाज को, बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना। तो इनका मोटिव जो होता है कि बच्चे को एजुकेशन हासिल करवाया जाए। तो हम कॉमर्स के हैं, तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि भैया हमारा हिसाब किताब कैसे लिखा जाता है। तो यही है कि अकाउंटेंसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको करंट पीरियड के हिसाब से, जो लाइफ में अभी प्रेजेंट में चल रहा है, आपको इस हिसाब से मतलब डिमांड क्या है। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे 100 साल पहले ले लो, अभी ले लो, हमेशा हर कोई हिसाब किताब रखता है। चाहे घर का हिसाब हो, चाहे किसी
छोटे मोटे दुकान का हो चाहे कंपनी को, हर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। इसलिए आपको इस फील्ड में रहना है तो आपको काफ़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है। जितना एफर्ट उतनी नॉलेज रहेगा, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा नॉलेज बनाता है। तो प्रैक्टिस आप करोगे, काम करोगे, ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चे से भी मैं यही कहता हूँ, आप बेटा स्टडी करते रहिए। आप कहीं दिक्कत है आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। अभी 11-12 का बैच स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।